हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंडेक्स 23 का रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या है? ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। एक एक क्वेश्चन करेंगे, आरटीपीज एमटीपी स्टडी मटेरियल का, एक एक थ्योरी करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एमसीक्यूज तक के लिए जो थ्योरी आती है उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, बट हम फास्ट पेस पर करेंगे, ठीक है। इंडेक्स 23 किसकी बात करता है? बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट का सीधा से ट्रीटमेंट बताता है वो। अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो क्या कर दो, कैपिटलाइज एल्स कहाँ जाती थी? पी&एल में। अब क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या है? that takes substantial period of time to get ready for intended use or sale. intended use का मतलब आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। सेल का मतलब अगर आप क्वालिफाइंग एसेट किसके लिए बना रहे हो? बेचने के लिए। तो क्या होगा? इन्वेंट्री भी क्या हो सकती है? क्वालिफाइंग एसेट। क्योंकि क्यों बना रहे हो? जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, किस में? रेडी होने में। किसके लिए? अगर ये खुद ने यूज करनी है तो खुद के यूज के लिए। और सेल का मतलब बेचने के लिए। अब इस इंटेंडेड वर्ड का मतलब क्या है? इस पर ही क्वेश्चन है आपके। एमसीक्यूज भी आए हुए हैं और थ्योरी के भी क्वेश्चन है। हम थ्योरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एमसीक्यूज आ जाते हैं केस स्टडी वाले, तो हमें करने तो पड़ेंगे। अ टेलीकॉम कंपनी हैज एक्वायर्ड 3G लाइसेंस। एक टेलीकॉम कंपनी ने 3G लाइसेंस किया। लाइसेंस हाथों हाथ बेचा जा सकता है थर्ड पार्टी को। तो ऐसे लगता है कि खरीदते ही क्या है, बेच सकते हैं, तो इसको कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगेगा। लिखा हुआ ना, द लाइसेंस कुड बी सोल्ड। और एक्वायर करना होता है गवर्नमेंट से थर्ड पार्टी को। लेकिन मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है? ऑपरेट करना है हमें वायरलेस नेटवर्क। मैं जीए हूँ, मैंने टेलीकॉम लाइसेंस ले लिया। अब मैं चाहूँ तो इसको आगे बेच दूँ। इसने खुद ने कह रखा है बेच सकते हो तो बेच सकते हो, तो क्या है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन मुझे उस लाइसेंस का क्या करना है? अब लाइसेंस ले लिया, मुझे आगे नेट लोगों को क्या देना है? टेलीकॉम सर्विसेज देनी है। तो इसके बाद मुझे अब नेटवर्क डालना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क स्टार्ट्स व्हेन द लाइसेंस इज एक्वायर्ड। तो मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या है पता है? कि ये मेरा पूरे इंडिया में मैं नेटवर्क डालूंगा, उसके बाद में इस लाइसेंस को यूज कर पाऊंगा। तो ये लाइसेंस मेरे ओवरऑल वाइडर प्रोजेक्ट के एक एसेट है। ऐसे समझ लो कि एसी है, तो आपको लगेगा कि क्या है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूज हो गया, बस खरीदा और आपने यूज कर लिया। लेकिन अगर आप शॉपिंग मॉल बना रहे हो और शॉपिंग मॉल का एक पार्ट क्या है? एसी है। तो शॉपिंग मॉल बनाने में क्या लगेगा? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए आपने एसी खरीदा है। तो अगर वाइडर प्रोजेक्ट का पार्ट कोई एसेट है, कोई आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कोई एसेट है जो खरीदते ही रेडी टू यूज है, लेकिन वो वाइडर प्रोजेक्ट के साथ में देखी जाएगी, ना कि कैसे देखी जाएगी, अकेले उसको देखा जाएगा। तो ये इसको हम क्या मानेंगे? क्वालिफाइंग एसेट। क्योंकि भले ही लाइसेंस अलग से यूज किया जा सकता है या एसी अलग से यूज किया जा सकता है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? इंटेंडेड यूज समझ गया? वहां पर क्या लिखा था? इंटेंडेड यूज और सेल। तो मैनेजमेंट का इंटेंशन नहीं है लाइसेंस सेल करने का, उसको तो टेलीकॉम नेटवर्क डालना है, और उसके बाद में क्या लगेगा? उस टेलीकॉम लाइसेंस को यूज कर पाएंगे तक, क्योंकि उसके बिना हम टेलीकॉम नेटवर्क यूज नहीं कर पाएंगे। तो शुड बोरिंग कॉस्ट ऑन एक्विजिशन ऑफ 3G लाइसेंस बी कैपिटलाइज्ड अंटिल द नेटवर्क इज रेडी फॉर यूज? यस। क्यों? द लाइसेंस किसके लिए किया है? हमने हमने बेचने के लिए नहीं किया है। हमने किसके लिए किया? ऑपरेट द वायरलेस नेटवर्क। तो लाइसेंस कैन बी यूज्ड और लाइसेंस टू थर्ड पार्टी इज इररिलेवेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। द एक्विजिशन ऑफ लाइसेंस इज द फर्स्ट स्टेप इन अ वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हमारा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क। जैसे मॉल बनाना है, तो मॉल के लिए 4 एसी खरीद लिए, तो एसी भले ही रेडी टू यूज हो, लेकिन वाइडर प्रोजेक्ट क्या है मेरा? मॉल बनाना, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या है? ये क्वालिफाइंग एसेट। बोलो, ऐसे तो आप कुछ भी कर दो, ईंट खरीदे तो ईंट तो रेडी टू यूज है, तो आप क्या बोल दोगे? कुछ भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं। तो आपका इंटेंशन क्या है वो देखना है, ठीक है। A company is in the process of developing computer software. द एसेट हैज बीन क्वालिफाइड फॉर रिकग्निशन पर्पजेस। हम इंटेंजिबल वाले स्टैंडर्ड में 38 में बात करेंगे कि डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है तभी क्या होता है? कैपिटलाइज होता है, उससे पहले रिसर्च फेज में नहीं जाता। अब ये कह रहा है कि क्वालिफाइड है रिकग्निशन पर्पज के लिए, मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या इंटेंजिबल क्वालिफाइंग हो सकती है? यस। ऐसा तो कोई मना ही नहीं किया हुआ। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब जिसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। तो क्या सॉफ्टवेयर क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है? यस। इंटेंजिबल जिसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा वो। क्या मैनेजमेंट का इंटेंशन कंसीडर करना है? यस। लिखा ही वर्ड क्या हुआ है? इंटेंडेड यूज। क्या वर्ड लिखा हुआ है? जिसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा फॉर गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। सेल मतलब जैसे मैं प्लेन बनाता हूँ और बेचता हूँ, तो प्लेन मेरे लिए इन्वेंट्री है, बट क्या है उसमें? क्या लगेगा? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड सेल और इंटेंडेड यूज। तो मैनेजमेंट का इंटेंशन देखना है, भले ही एसेट रेडी टू यूज हो। अगर हमें कुछ बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसको खरीदा है और वो बड़ा प्रोजेक्ट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, तो उस बड़े प्रोजेक्ट का ये एक पार्ट है। तो क्या होगा? ये क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल करेंगे, बट ये किस लिए है? एमसीक्यूज और थ्योरी और आ जाएंगे, ठीक है। सारे प्रैक्टिकल करेंगे एक एक। अब बच्चों,
ये एस एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब क्वालिफाइंग एसेट है, वो कैपिटलाइज करना है, सब कुछ है, लेकिन ये तब भी नहीं करना, मतलब ये एक्सेप्शन में आ गया। क्वालिफाइंग एसेट जो ऑलरेडी किस पर है, फेयर वैल्यू पर। देखो अगर क्वालिफाइंग एसेट कोई हम पहले से ही किस पर ले आए, फेयर वैल्यू पर, अब उसमें आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दोगे तो फेयर वैल्यू से ऊपर कहाँ जा रहे हो। तो अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट पहले से ही किस पर मेजर कर रहे हो, फेयर वैल्यू पर, तो फिर उसमें ऐड नहीं करना, क्यों? क्योंकि आप फेयर वैल्यू से ऊपर चले जाओगे तो वैसे भी इंपेयरमेंट डालना पड़ेगा। तो क्वालिफाइंग एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू का मतलब जैसे बायोलॉजिकल एसेट है, तो आप पहले से किस पर लाते हो, फेयर वैल्यू पर। तो अगर पहले से फेयर वैल्यू पर है इंड एस 41 में, तो फिर उससे ऊपर नहीं जाना, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज मत करना। और इन्वेंट्रीज जो मैन्युफैक्चर होती है लार्ज क्वांटिटी में ऑन रेपिटेटिव बेसिस, सर अभी तो आपने बोला इन्वेंट्री का कर सकते हैं, मैंने बोला प्लेन का। प्लेन मैन्युफैक्चरर कभी भी लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर नहीं करते, क्यों नहीं करते? इन्वेस्टमेंट यूज होता है। तो लार्ज क्वांटिटीज में रेपिटेटिव बेसिस पर अगर क्या करते हो, इन्वेंट्री मतलब बनाते हो, तो फिर कैपिटलाइज नहीं करना। जैसे आपने लिकर बनाते हैं ना, तो उसको बनाने बनाने में लिकर को सड़ाना पड़ता है, अंडरग्राउंड डाल के, तो उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है, बट क्या है, वो बार बार बनता है भाई, ऐसे थोड़ी है कि एक लीटर का वेट करते हैं, दूसरा दूसरा स्टार्ट कर दिया। तो वो लार्ज क्वांटिटीज में बना रही है कंपनी और रेपिटेटिव बेसिस पर बना रही है, पक्का। तो उसलिए आपको इसमें छूट दे रखी है, ऐसा नहीं है, मना नहीं किया हुआ कि नहीं करना, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपकी इच्छा है, ठीक है। A company deals in production of dairy product. Dairy products का मतलब दूध दही के प्रोडक्ट. It prepares and sells various milk products like ghee, butter, cheese. The company borrows funds for the production for manufacturing operation. Cheese takes substantial period of time to get ready for sale. State whether borrowing costs incurred to finance the production of inventories. Cheese that have long period of time be capitalized. Index does not require. क्या कह रहा है? जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें बोला ना कि ये ऐसे नहीं कह रहा कि क्या है, करना ही नहीं है। डज नॉट रिक्वायर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, हाउएवर इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन इज परमिटेड। ऐसा कैसे लिख देना कि जरूरी नहीं है लेकिन परमिटेड है, करना चाहो तो कर लो। मैं कह रहा हूँ इन्वेंट्रीज के लिए लोन लिया, ये मेरी क्या है, डेयरी प्रोडक्ट, अब इसके लिए मुझे दूध दूध खरीदना है, उसके लिए लोन लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो चाहे डेयरी प्रोडक्ट को बनाने में क्या लग जाए, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाए, तो आपकी छूट है कि करना है कर लो, नहीं करना ना करो। लेकिन मैं किसकी बात नहीं कर रहा है, इस कंपनी के पास जो प्लांट मशीनरी है वो इन्वेंट्री थोड़ी है, तो इस इन्वेंट्री के लिए अगर लोन लिया हुआ है तो आपको छूट है। इस कंपनी के पास जो फिक्स एसेट्स है और जिनको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है उनके लिए नहीं है, पक्का। अब ये लीकर कंपनी है, इसके पास ये प्लांट है, सर ये घर है, बस ये मेरा प्लांट है, ठीक है। इसके लिए भी इसने लोन लिया और इसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, तो कैपिटलाइज करना है, यस, क्योंकि ये इन्वेंट्री के लिए थोड़ी लिया है। और फिर इसने ग्रेप्स वाइन और वगैरह जो कुछ भी ग्रेप और खरीदे उसके लिए लोन लिया, तो उसका जो लिकर बनेगा तो उस इंटरेस्ट की बात हो रही है, कैपिटलाइज करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं, ठीक। अब एक रियल एस्टेट कंपनी है, इसने एक्सपेंस किए किसके लिए, परमिट के लिए, फॉर एक्विजिशन ऑफ परमिट अलाइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी इसको किसी के लिए, उसके लिए इसने परमिट लिया। It has also acquired equipment that will be used for construction of various buildings. Can the borrowing cost on acquisition of permit and equipment be capitalized? तो permit के लिए तो कह रहा है yes, क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक बिल्डिंग से रिलेटेड है और वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है बिल्डिंग, उसके लिए क्या लिया है, परमिट। और इक्विपमेंट क्या है, वो तो एक जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए क्या होगा, यूज होगा, ठीक है, वो उस वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। तो ये तो इट इज रेडी फॉर यूज। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं हूँ कौन, डीएलएफ, आपने मुझे बोला कि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ से स्टार्ट होगी और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी, परमिट लेना सब लेना आपकी हेडेक है, ठीक है। मैं कहा ठीक है, तो पहले मैंने परमिट लिया, फिर ये बिल्डिंग बनाई, पक्का। तो जब मैंने परमिट लिया तो वो भले ही रेडी टू यू, मतलब क्या है उसमें कोई टाइम नहीं लगता, उसका क्या करना आगे, लेकिन ये वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है। अब इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए मेरे को क्रेन चाहिए ही होती है, तो मैंने क्रेन्स खरीदी जो यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ लगेगी, तो क्या ये इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है, नहीं। तो क्रेन का मतलब इक्विपमेंट और परमिट का मतलब उस बिल्डिंग के लिए परमिट। तो इसमें साफ लिखा हुआ था कि इक्विपमेंट जो लिया है वो अलग अलग वेरियस बिल्डिंग में यूज हो जाएगा, तो इक्विपमेंट का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, इस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, समझ गए। अब बच्चों बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, बोरिंग कॉस्ट में आएगा इंटरेस्ट की कॉस्ट यूजिंग ईआईआर, या ईआईआर किस में निकलती है, इंड एस 109 में। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, छोड़ दो इसको।
फाइनेंस चार्ज अंडर फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में जब आप एसेट खरीदते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, जैसे आपको जो भी क्या देने आगे 1-1 लाख के किराए देने, आप उसकी क्या निकाल लेते हो, पीवी। वो मान लो कितनी आ गई, 4 बार की 3 लाख, तो आप एंट्री क्या करते हो, असेट टू लेसर, कितने का, 3 लाख, और फिर इसके ऊपर क्या लगाते हो, इंटरेस्ट टू लेसर। तो ये इंटरेस्ट क्या है, बोरिंग कॉस्ट। फाइनेंस लीज वाले स्टैंडर्ड के बाद आपको लीज वाले स्टैंडर्ड के बाद अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन करना ही। एक्सचेंज डिफरेंस, इसके ऊपर भी क्या है क्वेश्चन है, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन है। पहले इसी का ही क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्ट यूजिंग EIR। एग्जामिन हाउ विल द यू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट, ठीक है। जब क्वालिफाइंग एसेट बॉन्ड से फाइनेंस किए जिसको हमने डिस्काउंट पर इशू किए, तो हमने एक बॉन्ड इशू किया है कितने रुपए की फेस वैल्यू का, 2 लाख, ठीक है। और रेट कितनी है उसकी, 10%। और किस पर इशू किया, डिस्काउंट पर। बताओ कितने का है बॉन्ड, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 2 का था, 20 का था, 20 था मेरे हिसाब से, 2 ही है। तो अभी मुझे रुपए कितने आए, 180। 2 लाख का -10%, बट इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगता है, फेस वैल्यू पर। तो मुझे आगे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 2 लाख का 20%। अब मान लो कब है रिडम्पशन, कब है उसका, ईयर 2 पे ही रिडम्पशन है। तो वापस देने पड़ेंगे 2 लाख। अब मुझे बताओ क्या मुझे 10% का पड़ा या महंगा पड़ा, महंगा पड़ा। क्यों, क्योंकि अगर तुम मुझे 2 लाख दो और इंटरेस्ट 2 लाख का ही लो, तब तो उतने का ही पड़ा। लेकिन तुम मुझे दे तो कितने रहे हो, 180। ये कंपनी को रुपए मिल रहे हैं 180, बट कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन 2 lakhs। तो कंपनी को ये क्या पड़ा, महंगा। अब कितना पड़ा, वो कैसे देखेंगी कंपनी, मुझे वापस क्या देना है, 20 प्लस 2 lakhs। ये किस रेट से क्या बन जाएगा, 180। इसकी आप जैसे एफ में IRR निकालते हो, वैसे अकाउंट्स में क्या बोल देते हैं उसको, EIR। तो वो निकाल ली मैंने EIR। ये पक्का है कि 10% से महंगा मिलेगा। अब वो निकालनी पड़ेगी, ना दे तो वो आप किस में सीखते हो, इंडेक्स 109 में। और एक लोअर रेट हायर रेट वो सबको आती है, बच्चों को, इंटर से बच्चों को आती है। तो आप तो फाइनल के बच्चों, क्वेश्चन दे रखी है, ना दे तो निकालनी पड़ेगी 13.39। तो अब इंटरेस्ट पता है कैसे आएगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, कितने से, बताओ बच्चों। फिर अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम, हमारे को रुपए कितने मिले, 180। हम एंट्री क्या डालेंगे, कैश टू लोन, ठीक है। तो लोन में क्या आ जाएगा, बाय कैश। अब EIR आई थी इसकी 13.39%, तो अब इसके ऊपर 13.39 इंटरेस्ट लगाऊंगा। और जो रीपे कर रहा हूँ वो क्या है, मेरा प्रिंसिपल मानूंगा मैं। किस में करते हैं हम, 109 में। ऐसा कैश टू लोन इधर लिख दिया, कितने से, जो हमें नेट प्रोसीड्स मिली। इसके ऊपर EIR वाली रेट से इंटरेस्ट लगेगा। और जो चुका रहे हैं हर साल वो क्या होगा, डेबिट में टू कैश। फिर दोबारा ये बैलेंस बच गया, इसके ऊपर EIR वाली रेट से इंटरेस्ट लगेगा। अब टू कैश। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है 13.39 EIR देनी है, तो मतलब देनी है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आ नहीं रही, ठीक है। EIR निकालने का तरीका क्या होता है, जो मैंने पे करने और जो मुझे अब मिले, ये दोनों किस रेट से सेम हो जाएंगे, तो वही है। बट अब क्वेश्चन है 13.39 दिया है, तो मैं उसके काम चलाऊंगा। और आपको मानना यही पड़ेगा, 13.39 इस क्वेश्चन में एक्चुअल में आती नहीं है, बट उसने दे रहे। तो पहले क्या आएगा, इधर कितना लिखोगे, 180। अब इसने आंसर कैसे बनाया हुआ, स्टेटमेंट फॉर्म में, तो वैसे ही आके आप आना पड़ेगा आपको। लोन आ गया 180, फिर बाय साइड में क्या लग गया, इंटरेस्ट। फिर उसमें से डेबिट साइड में 20,000 कम हो गया, तो ये बैलेंस रह गया। फिर अगली बार का इंटरेस्ट। तो अब ये वाला इंटरेस्ट क्या होगा, बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा। तो बोरिंग कॉस्ट किसको मानना है हमने, जो जो भी चीजें EIR के हिसाब से आई है। ना कि आपको 2 लाख का 10% 20,000 इंटरेस्ट के नाम से दे रहे हो, लेकिन बोरिंग कॉस्ट 20,000 नहीं है। बोरिंग कॉस्ट कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, ठीक है। तो बोरिंग कॉस्ट में 3 बातें थी। नंबर 1, इंटरेस्ट यूजिंग EIR, ये तो लीज के बाद ही आएगा, इसको हम करेंगे अलग से। अब प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, देखो हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। डिबेंचर भी क्या बन जाता है, इक्विटी 109 में, और प्रेफरेंस शेयर भी क्या बन जाता है, लाइबिलिटी। तो अगर ये लाइबिलिटी क्लासीफाई हुए हैं, तो इनका जो भी EIR के हिसाब से आएगा उसको हम क्या मानेंगे, बोरिंग कॉस्ट। और अगर ये इक्विटी क्लासीफाई हुए हैं, तो क्या मानेंगे, वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है। इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कभी भी बोरिंग कॉस्ट नहीं है। इक्विटी क्या होता है, नॉर्मल इक्विटी, शेयर कैपिटल, या इनमें से कोई इक्विटी क्लासीफाई होता है। इम्प्यूटेड कैसे निकालते हो आप, रिस्क फ्री प्लस
बीटा और रिस्क प्रीमियम, वो सब आप निकालते थे, वो एक्सपेक्टेशन निकालते थे इक्विटी की। इक्विटी की कॉस्ट कभी कंपनी को पड़ती नहीं है। इक्विटी शेयर को क्या बोला, डिविडेंड देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। वो तो आपने एक्सपेक्टेड क्या निकाली है एसएफएम में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड मतलब नोशनल आपने कॉस्ट जो निकाली है वो कभी भी क्या नहीं होगी, बोरिंग कॉस्ट नहीं होगी। पक्का। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। बीटा लिमिटेड हैड द फॉलोइंग लोन्स इन प्लेस। एक तो इसके पास 18% लोन है और एक 16% टर्म लोन है और 14% क्या है, डिबेंचर। ये तो सेम रहा, ना लिया नया ना क्या करा, रीपे किया, जितना था शुरू में उतना ही लास्ट में। बट ये इस दौरान लिया होगा क्योंकि ओपनिंग नहीं ला रहा है, क्लोजिंग 2000 है। 14% डिवेंचर्स वाज इशूड टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। किसके लिए है, ऑफिस बिल्डिंग के लिए, 1 जुलाई को। पक्का दिख ही रहा था इस बार लिया। बट द डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैज येट टू बी स्टार्टेड। 1 अप्रैल को बीटा लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन किसका स्टार्ट किया, प्लांट का, जो क्वालिफाइंग एसेट है, यूजिंग एग्जिस्टिंग बोरिंग्स। तो प्लांट के लिए अलग से कुछ नहीं लिया, ये किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। ये जनरल बोरिंग्स है इसकी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ ये प्लांट के लिए, ये इसकी क्या है, जनरल बोरिंग्स। तो दो तरह की बोरिंग्स होती है, एक स्पेसिफिक बोरिंग्स और एक जनरल बोरिंग्स। दोनों का कैपिटलाइजेशन का मेथड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एक्सपेंडिचर ड्रोन फॉर कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टिंग में इतना इतना, ये किसके हैं, प्लांट के। कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड फॉर प्लांट। सिर्फ क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट की। तो ये डिवेंचर का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसका जो भी कैपिटलाइज होना है वो किस में होना है, बिल्डिंग में होना है। तो ये बात ही किसकी कर रहा है, प्लांट की। तो प्लांट की कोई स्पेसिफिक बोरिंग है नहीं, तो अभी हम क्या नहीं सीख रहे, स्पेसिफिक बोरिंग्स। हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग वाले क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। अब जनरल बोरिंग 1000 एंड 3000 है, तो इसकी एक क्या निकालनी पड़ेगी, सिंगल कैपिटलाइजेशन रेट। वो कैसे निकलेगी, ऊपर क्या लिख लो, इंटरेस्ट 1000 इंटू 18%, 3000 इंटू 16%, ये पूरी ये लाइन, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, 4000 है। बताओ 1000 इंटू 18% कितना आ गया, 1800, नालायक, 180, प्लस 3000 इंटू 16% कितना आ गया, 480। डिवाइड में कितना है, 4000 इंटू 100 करो, यही आ रहा है क्या, चेक करो, 16.5%, यही आएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या ले लो, सारी जनरल बोरिंग्स की इंटरेस्ट, और डिवाइड में क्या ले लो, सारी जनरल बोरिंग्स का टोटल इंटू रेट बाय 100। अब टाइम देखना है, पहला एक्सपेंस कब हुआ, 5 lakhs का 1 अप्रैल को, और दूसरा कब हुआ, 25 lakhs का, कब, जैन को। 5 lakhs का पूरे साल का, और इसका 3 months का। रेट कौन सी ले ली, जनरल वाली। इसका क्वेश्चन में कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, डिबेंचर का और इसका। बस ये बताने के लिए कि डिबेंचर इस प्लांट के लिए नहीं है, तो ये उसकी स्पेसिफिक बोरिंग है। स्पेसिफिक बोरिंग का ट्रीटमेंट सीख जाते हैं हम इसी क्वेश्चन में, अगर ऑफिस बिल्डिंग का पूछा होता है, लेकिन हम बाद में कर लेंगे, समझ गए। तो इसके लिए तो जनरल बोरिंग है, जनरल बोरिंग होगी तो क्या होगा, सबको एक सिंगल रेट में कन्वर्ट करवा लो, ऊपर पंखा, ठीक है, ऊपर क्या आएगा, इंटरेस्ट, और डिवाइड में क्या आएगा, बोलो, टोटल बोरिंग्स इंटू 100, 16.5%। अब टाइम वेट के साथ 5 lakhs कितने समय रहा, 12 months, 25 लाख 3 महीने, 1 जैन को। हाँ बच्चों, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ रवि अग्रवाल सर बुक्स। पहले भी यही थे, ठीक है, कहीं आप सोचो कि बदल, उन्होंने बोला नाम ले देना। के लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। के लिमिटेड ने क्या, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया एट अ कॉस्ट ऑफ ₹7 lakhs ऑन 1 अप्रैल। टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट ऑब्टेन्ड स्पेसिफिक लोन, कौन सा लिया, 2 lakhs। तो अब की बार क्या है, स्पेशल लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। तो 2 लाख तो क्या लिए, खुद ही बोल दिया, स्पेसिफिक लोन मतलब बिल्डिंग के लिए, और ये इसकी क्या है, अदर आउटस्टैंडिंग मतलब जनरल बोरिंग्स। खर्चे इतनी तारीख को हुए, कंस्ट्रक्शन कब पूरा हो गया, 31 जैन को। स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल से। अब इसके आगे कुछ नहीं दिया तो पहला ही मानूंगा, ठीक है, 30 अप्रैल थोड़ी मानोगे, कुछ नहीं दिया तो फर्स्ट। तो कितने टाइम में पूरा हो गया, 10 months में। अब क्वालिफाइंग एसेट है मतलब है, ठीक है, कैपिटलाइज की पूछा है मतलब क्वालिफाइंग एसेट है, और इसमें कहीं ऐसा लिखा भी नहीं हुआ कि 1 साल। जनरली हम मान लेते हैं 1 साल, लेकिन अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे और कह रहे हैं कि कैपिटलाइज करो, तो आप क्या बोलोगे, कैपिटलाइज मतलब क्वालिफाइंग एसेट है मतलब है, ठीक है।
आपने डबल शिफ्ट में काम करके जल्दी बना लिया, तो आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो कि क्वालिफाइंग एसेट। आप जनरली बनाने में 1.5 साल लगता है, आपने डबल शिफ्ट में काम करवाया, ट्रिपल शिफ्ट में काम करवाया, जल्दी बना लिया, तो वो क्वालिफाइंग एसेट रहेगी। पक्का? अब सुनो, 2 लाख सबसे पहले क्या करना है, 2 लाख वाला ये खर्चे 150 किस में से लगे, 2 lakhs में से। फिर अगले भी किस में से लगे, 50,000। 50,000 किस में से लगे, 2 lakhs में। तो पहले हमेशा कौन से में से लगे हुए मानने, स्पेसिफिक में से, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, जनरल बोरिंग्स। पक्का? अब जनरल बोरिंग की जनरल रेट निकाल लो पहले। 7 lakhs और 9 lakhs की बोरिंग कितनी होगी, 7 lakhs का इंटरेस्ट, 9 lakhs का इंटरेस्ट, एवरेज रेट आ गई। अब क्या करना है आपको, फटाफट से सुनो। स्पेशल बोरिंग का ट्रीटमेंट क्या है, उसमें कोई टाइम वेट नहीं लेना। 1 अप्रैल को 1.5 लाख लगे, 31 जनवरी को काम खत्म हो गया, तो 10 महीने हो गए। तो पहले 1.5 लाख पर ये स्पेशल वाला रेट है 10/12। 10/12 समझ में आ रहा है। अगले 50,000 पर 9% इंटू 10/12 भी करना है, भले ही कब लगा है, अगस्त में लगा है। स्पेशल पर कोई क्या नहीं लेना, टाइम वेट नहीं लेना। स्पेशल का पूरा पूरा इंटरेस्ट क्या करना है, कैपिटलाइज। 2 lakhs है ना, इसका पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। इसका तो 10/12 बनता है, इसका 10/12 नहीं बनता, लेकिन अगर स्पेशल से फाइनेंस हुआ है ना, तो हमेशा क्या करना है, 10/12। तो 50,000 को तो क्या कर दिया, 10/12। अब बचा हुआ 1.5 लाख किस में से लगा, जनरल में से। रेट लगेगी ये, लेकिन उसको क्या करना है, टाइम वेट देना है। तो अगस्त से लेकर जैन तक का। अब आगे के सारे जनरल में से ही लग रहे हैं, आगे के बच्चों सारे किस में से जनरल लग रहे हैं, जनरल में से। तो 350, 1 लाख टाइम वेट देके क्या कर देंगे, उसका 4/12 आएगा, इसका 1/12 है। तो स्पेशल बोरिंग का ट्रीटमेंट क्या करना है, एक तो वो सबसे पहले उसमें से लगे हैं, और उसका टाइम फिक्स रहेगा, उसका टाइम फिक्स रहेगा, भले ही ये अगस्त में लगा था, तो भी 10/12 कब से लेना है, स्टार्टिंग डेट्स। और जनरल को क्या देना है, टाइम वेट। तो स्पेशल को पहले तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, और दूसरा क्या है, टाइम को इग्नोर कर देना है। टाइम टोटल टाइम का होगा, ठीक है, टोटल टाइम का। और उसके बाद में क्या करना है, जनरल को क्या देखना है, टाइम वेट के साथ। पक्का? बच्चों अब ये कह रही है कि स्पेशल बोरिंग पर टाइम वेट क्यों नहीं लेना। मैं तो रिवीजन समझ के बना रहा था, लेकिन मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी बता दूंगा स्पेशल बोरिंग पर टाइम वेट क्यों नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन 1 अप्रैल को एनटीटी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कितने की खरीदी, 22 lakhs की। लैंड को क्या नहीं माना, सेपरेट एसेट है, और वो क्वालिफाइंग एसेट का प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। तो बिल्डिंग बिल्डिंग के कितने लगे, 22 lakhs। वो कैसे लगे, 1 अप्रैल, 30 जून, 31 दिसंबर, 31 मार्च, ये लगे। बोरिंग्स क्या है, 10% 4 ईयर नोट, सिंपल इंटरेस्ट है उसका, ठीक है, 7 lakhs का। इंटरेस्ट कितने का है, 65,000 का। आप बोलोगे 7 लाख का 10% कितना बनता है, 70,000। मुझे नहीं पता, या तो EIR अलग होगी, या क्या होगा, लोन बीच में लिया होगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं 65 मतलब 65, समझ रहे हो ना। और दूसरी बात, इसका इंटरेस्ट इनकम आ गया 20,000, और ये स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट है, मतलब क्या है, स्पेशल बोरिंग। उसके बाद में 12.5% की एक और बोरिंग है 10 lakhs की, 10 years का। और 10% 10 year वाली 15 lakhs। ये दोनों क्या है, जनरल बोरिंग। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्पेसिफिक फॉर द प्रोजेक्ट, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ज्ञान आप पढ़ लेना। रिमेन अनचेंज का मतलब बीच में कुछ भी चुकाया वुकाया नहीं। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कैसे होगी, आप बताओ। सबसे पहले ये 2 lakhs कहाँ से माने जाएंगे, इस 7 में से। फिर ये 6 lakhs भी किस में से माने जाएंगे, 7 में से। इससे नेट मुझे बचा कितना, लगा कितना, 65। और इनकम कितनी, अब मेरे पास स्पेशल बोरिंग हाथों हाथ लगी नहीं, तो कहीं और पार्क कर दी होगी। जैसे मैंने लोन ले लिया था 7 lakhs का, अभी लगे कितने, 2। तो एक्स्ट्रा वाले 5 मैंने कहीं लगा दिए, और उससे मुझे क्या हो गया, इन FD कर दी, उससे मुझे 20,000 की इनकम आ गई। तो 65 माइनस 20, ये नेट कितना कैपिटलाइज होगा, 55। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें से 7 lakhs में से 2 lakhs ये गया, 5 lakhs ये गया। तो अब 1 लाख पर टाइम वेट देना पड़ेगा, इन सब पर क्या देना पड़ेगा, टाइम वेट। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में इसने कैसे किया था, जैसे जनरल स्टार्ट ये 1/4 है, और ईयर एंड तक ये है 4 लाख, 1/7 को लगे, और 1/10 को कितने लगे, 3 लाख। जनरल में से ही है, तो आप क्या करोगे, 4 लाख इंटू 9/12 इंटू जनरल वाली रेट, और 3 लाख इंटू 6/12 इंटू जनरल वाली रेट बाय 100। तो ये रेट कॉमन ले लूँ, तो पहले इसको इसको कर लूँ। तो इस बार ये क्या कह रहा है कि पहले ये निकाल लेता हूँ, जनरल वाली रेट एक साथ अप्लाई कर दूँ। तो बताओ, अलग तरीके से प्रेजेंटेशन है, इसलिए तुम्हें दिक्कत ना हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। बाकी ट्रीटमेंट वही है, बस क्वेश्चन वैसा ही है। तो 2 लाख इसमें से गए,
5 इसमें से गए तो अब कितना रह गया 1 लाख। 1 लाख को टाइम वेट देना पड़ेगा, तो 1 लाख को 30 जून से लगे हैं तो 9/12 रेट साथ में एक साथ अप्लाई कर देगा ये। फिर 31 दिसंबर को कितने लगे 12 लाख, तो 12 लाख इंटू 3/12, और ये आखिरी दिन लगे हैं तो इस पर कोई टाइम वेट देनी, मतलब टाइम वेट दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जनरल वाला आ गया। अब इस पर जनरल वाली रेट लगा दूंगा। जनरल की रेट सिंपल सी है, 10 लैक्स इंटू 12.5%, 15 लैक्स इंटू 10%, ऊपर डिवाइड में इन दोनों का टोटल। टाइम खराब मत करो, ऐसे ही निकाली हुई है। वो कितने आ गए 11%। अब कैपिटलाइज कैसे करना है, स्पेशल लोन का कितना था 65 माइनस 20, और जनरल बोरिंग का वेटेड एवरेज 370, और इसको मल्टीप्लाई कर दो ये, पक्का। तो इसने पहले बीच में ऐसे ये टोटल मारा हुआ है, उसमें से 20 कम किया, 65 माइनस 20 प्लस ये है, तो ये कितना आ गया 86,250, पक्का। अब सुनो, इसने मुझे बीच में टोक दिया कि आप स्पेशल वालों को क्या है टाइम वेट क्यों नहीं देना। सुनो देखो, स्पेशल लोन लिया मैंने 1 लाख का यहाँ, और इसमें से अभी 80,000 ही अप्लाई हुआ, और 20,000 की फिर मैं क्या करवा दूंगा एफडी, 10% से लिया है, ठीक है। अब ये 80,000 तो यहीं लग गया और 20,000 यहाँ लगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि 80,000 को भी 12/12 भी करना है, और 20,000 को भी क्या करना है 12/12 करना है। स्पेशल से लिया है तो क्यों करना है, क्योंकि फिर देखो 80,000 का तो इतना कैपिटलाइज होना ही चाहिए। आपको क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है 80,000 का तो। अब 20,000 का आप कह रहे हो 9/12 होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 20,000 को भी 12/12 करना है। माइनस क्या हो जाएगा, इनका माइनस भी तो करा रहा हूँ, तो नेट तो एक तरह से क्या रहेगा 9/12 भी रह गया। भाई इस 80,000 तो आज ही लगा दिया, तो 12/12 भी कर रहा हूँ। 80,000 का तो पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर ही रहा हूँ। अब 20,000 का कितना कैपिटलाइज कर रहा हूँ पूरा, क्यों, क्योंकि इतना माइनस करने की भी तो परमिशन दे रहा हूँ, पक्का। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। स्पेशल को कहाँ से लेना है लास्ट तक, नहीं आया तो क्या है समझ कॉमर्स क्लासेस ज्वाइन करो, अच्छे से एग्जाम्पल लेके बताएंगे, रिवीजन करें। हाँ बच्चों, अब आप मेरे साथ थोड़ी सी बात करो, जनरल बोरिंग की रेट कैसे निकालते हैं। 1 लाख का था, 2 लाख का था, स्टार्टिंग से ही थे जनरल बोरिंग। जनरल का मतलब ये क्वालिफाइंग एसेट, इसमें भी इस प्रोजेक्ट में भी लगते हैं, इसमें भी लगते हैं, इसमें भी लगते हैं, हो सकता है सिलरी रेंट में भी लगते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि क्वालिफाइंग एसेट एक से ज्यादा में लगे, कुछ क्वालिफाइंग एसेट्स में लगता है, कुछ अदर बिजनेस एक्सपेंडिचर में लग जाते हैं। तो जनरल का मतलब इस पर्टिकुलर के लिए नहीं है, 4 क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए है तो भी जनरल है, इस क्वालिफाइंग एसेट प्लस अदर बिजनेस एक्सपेंडिचर में तो भी जनरल है। तो 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 20% 40,000, डिवाइड में टोटल बोरिंग 3 लाख। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मान लो जनरल बोरिंग एक शुरू से है और एक कब है बीच में, तब कैसे लोगे एवरेज। 1 लाख का 10% 10,000, अब 2 लैक्स का 1/7 से लगा है तो 2 लैक्स का 20% 9 मंथ्स का आएगा, तो ये कितना आ गया 30। तो अब ऊपर ये 30,000 कितने का है 9 मंथ्स का, और नीचे इसकी बोरिंग पूरी ले लोगे 2 लाख तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डिवाइड में भी इसको बोरिंग को भी क्या करना है 9/12। तो अगर बोरिंग यहाँ से है तो ऊपर इंटरेस्ट कितने का है 9 मंथ्स का है, 40,000 में 30,000 9 मंथ्स का है, तो नीचे बोरिंग को भी क्या करो 2 लैक्स इंटू 9/12 करो, तो बोरिंग्स भी क्या करना है 9/12, याद रह जाएगा। तो बीच में है तो खाली इंटरेस्ट पे इंपैक्ट आएगा या डिनोमिनेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर। अब कोई बोरिंग एक 4 को ली और एक 10 को ही हटा दी, तब क्या होगा 10 लाख इंटू 6 महीनों का 50,000, तो डिवाइड में भी क्या करना पड़ेगा 6/12, डिवाइड में भी क्या करना पड़ेगा 6/12, पक्का समझ गए। अब इसमें एक क्वेश्चन है वो करना है। हाँ बच्चों, अब ये एक गलत सा क्वेश्चन है बट है तो हमें करना पड़ेगा। एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग, कब स्टार्ट हुआ 1 सितंबर को, और कब तक कंटिन्यू रहा 31 दिसंबर। इतने हमारा क्या हो गया ईयर एंड आ गया। तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक कितना टाइम होता है 4 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस 1 लाख थे, फिर आगे 2.5 लाख लगे हर साल हर महीने। एंटिटी ने कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं लिए, ठीक है। इसकी जनरल बोरिंग सी है। इसमें एक तो क्या है 10% डिवेंचर्स जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 20 लाख। ओवरड्राफ्ट पहले महीने कितने 5 लाख, और साढ़े अक्टूबर तक तो यही रहा, सॉरी 7.5 लाख हो गया दिसंबर से। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर ओवरड्राफ्ट कितना है 5 लाख, और दिसंबर में कितना हो गया 7.5। और ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट भी कितना था पहले 15%, कब तक अक्टूबर तक,
अंटिल 1 अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसकी रेट कितनी होगी? 16%। अब आपको क्या निकालना है? कैपिटलाइजेशन रेट। तो पहले तो ये बताओ ये कितने का? 20 lakhs का 10% 4 मंथ्स का। देखना यही आ रहा है, 20 lakhs का 10% फॉर 4 मंथ्स। फिर ओवरड्राफ्ट पर आ जाओ। अक्टूबर में ओवरड्राफ्ट कितने? 5। दिसंबर में चेंज हुआ है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों में ओवरड्राफ्ट क्या है? 5। लेकिन अलग क्यों करना पड़ेगा? अक्टूबर की रेट है 15, नवंबर और बस 16। पक्का? सितंबर में भी, सॉरी, सितंबर का ओवरड्राफ्ट कितना है? 5। अक्टूबर नवंबर का भी ओवरड्राफ्ट कितना है? 5 lakhs। अलग अलग क्यों करा? क्योंकि सितंबर की रेट अलग है और इसकी रेट अलग है। तो 5 लाख महीने का, 5 लाख 16% से 2 महीनों का, और उसके बाद में ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? 7.5 लाख, और वो 1 महीने का 16% से। पक्का? ठीक है। ये तो टोटल क्या आ गया? इंटरेस्ट। अब बोरिंग्स को भी क्या देना पड़ेगा? वेट। तो इसने क्या किया? ये बोरिंग्स तो पूरे 4 महीने रही, तो इस पर तो क्या डाल दिया? 4/4। 4 ही महीने है ना, 4 महीनों का ही कर रहे हैं, तो इसलिए डिवाइड बाई क्या कर दिया? 4। 5 lakhs की बोरिंग कितने टाइम रही ओवरड्राफ्ट? सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने तक तो ओवरड्राफ्ट 5 lakhs था, तो इसको क्या कर दिया? 3/4। और दिसंबर का ओवरड्राफ्ट क्या कर दिया? 1/4। तो ये वेटेड एवरेज बोरिंग्स आ गई और ये वेटेड एवरेज इंटरेस्ट आ गई। पक्का? अब बच्चों ग्रुप कंपनीज में मतलब कंसोलिडेशन में बोरिंग कॉस्ट का कैसे ट्रीटमेंट होगा, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ ग्रुप विद पेरेंट पी, पी अच्छे लोगों का नाम होता है, वो ऊपर ऊपर ही रहते हैं, तो वो क्या है? पेरेंट। देयर आर 3 सब्सिडरीज ए बी सी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस। बल्कि और ये तो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस। बताइए, पेरेंट कंपनी का कोई ऑपरेटिंग का काम है नहीं, वो तो बस मैनेज करता है। तो पी का क्या है? इन तीनों को मैनेज करने का काम। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटेड है सेंट्रली। फाइनेंस कंपनी एक व्हीकल है जो किसके लिए बनाया गया है? सिर्फ फाइनेंस के लिए, तो ये लोन वोन लेने का काम करते हैं। ऑल द एंटिटीज इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा करते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी सब पर क्या लगाने? इंडेस। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। एक रियल एस्टेट कंपनी का ये डिटेल दे रखी है सबकी। लास्ट में क्या पूछा हुआ है? कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ 4 एंटिटीज। तो जब सेपरेट मानेंगे तब तो सेपरेट की तरह सोचेंगे, और कंसोलिडेशन में थोड़ा अलग हो जाएगा। तो अब सबसे पहले सेपरेट बताओ। रियल एस्टेट कंपनी की बोरिंग कितने की है? 10 lakhs। किस रेट से? 7%। और एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट पर कितने की है इसने? 15,40,000। क्वालिफाइंग एसेट पर इसके एक्सपेंडिचर कितने हैं? 1540। ऑल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क्स वर्क परफॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी। सारा काम इसको किसने दिया था? इसी के ग्रुप कंपनी ने, और उसको इसने इस पर कितना कमाया था? 10% प्रॉफिट। तो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कंपनी की कॉस्ट कितनी लगी? 1540 अपने आप में कितने पर है? 110 पर है। तो ये काम तो 14 लाख का ही था, उसमें 10% जोड़ के 41 इसको भेजा। लेकिन जब ये अलग है, मतलब अलग है, कंसोलिडेशन में हटाएंगे इसको, लेकिन सेपरेट में इसका बोरिंग कॉस्ट कितनी है? 10 lakhs का 7%। और खर्चे उसने बोरो करके ज्यादा किए हैं, तो बाकी कहाँ से किए? अपनी पॉकेट से किए। तो कितना कैपिटलाइज होगा? पूरा 10 lakhs का 7%। अच्छा, इसने 9 lakhs ही किए होते तब, भले ही बोरो ज्यादा कर लो, अभी एक्सपेंस 9 lakhs से हुए हैं, तो 9 lakhs का 7% होता। तो यहाँ तो क्या है? बोरिंग्स क्या है? कम है। बच्चों अब देखो, लोन है 10 लाख का, और खर्चे भी 8 lakhs ही हुए होते, तो फिर आप क्वालिफाइंग एसेट पर एक्सपेंडिचर ही 8 lakhs हुआ है, तो कैपिटलाइज कितना करते हैं? 8 lakhs। अब यहाँ 9 lakhs होता, 8 lakhs होता, तो 9 lakhs का 7% कैपिटलाइज करते। लेकिन यहाँ ज्यादा लगा हुआ है, तो बाकी इसने अपने पर्सनल किए हैं, पर्सनल मतलब अपने फंड से किए हैं। तो 10 lakhs का 7% कैपिटलाइज हो जाएगा रियल एस्टेट कंपनी में, और इसको 1540 ही मानना है। 1540 मान लो कि बोरिंग कितने की होती है? 20 lakhs, तो 1540 का कैपिटलाइज करते हैं। सर वो तो इसने इससे कमाया नालायक, जब सेपरेट की बात करेंगे तो कोई साथ नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है, 1540 का ही होता अगर ये 20 lakhs होता, लेकिन यहाँ है ही कम, तो 70,000 कैपिटलाइज हो जाएगा। फटाफट से देखो, फाइनेंस कंपनी का कोई फाइनेंस कहाँ से आ गई? पहले कौन सी थी? फाइनेंस कंपनी तो व्हीकल है, वो कोई कुछ करती नहीं है, बस वो तो क्या लेती है? लोन। तो फाइनेंस कंपनी अलग से देखेंगे तो उसकी बोरिंग कॉस्ट तो है, लेकिन उसके पास क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, वो तो आगे दे देती है लोन सीधा। तो अलग से इसमें कोई कैपिटलाइज नहीं होगा। रियल एस्टेट में हो जाएगा 70 का 70। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसने कोई बोरिंग नहीं की, ठीक है, लेकिन 10 lakhs के क्या कर दिए? क्वालिफाइंग एसेट फॉर एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन करके इसको बेचेगी, तो इसके लिए ये क्या होगी? क्वालिफाइंग एसेट। तो इसने एक्सपेंडिचर कर दिया बट अपने पैसे से किया है, तो इसका भी कोई कैपिटलाइज नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी का नो इंटरेस्ट एक्सपेंस इज बीन इनकर्ड, तो क्या नहीं होगा? कैपिटलाइज। और पेरेंट कंपनी क्या है?
लोन लेकर क्या करती है, सब्सिडरी एक्वायर करती है। तो सब्सिडरी के एसेट, सब्सिडरी एक्वायर करेगी तो ये एंट्री क्या डालेगी, इन्वेस्टमेंट टू कैश। तो ये कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। तो अब अलग अलग बताओ, पहले फाइनेंस का क्या नहीं करना, क्योंकि उसके क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है वो। तो रियल एस्टेट का क्यों नहीं करना, करना है। कंस्ट्रक्शन का क्यों नहीं करना, बोरिंग नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट है। इसमें क्या है, 20 लाख का लोन लिया था फाइनेंस ने और आगे दिया किसको, पेरेंट को 8%। लेकिन इसमें क्यों नहीं करना, क्योंकि ये कोई क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है इसके पास। और पेरेंट ने इस पैसे से सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे, तो शेयर खरीदना क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। अब इन सारों को क्या मान लो, एक। तो इनकी जनरल बोरिंग क्या होगी, 10 और 20 30। कौन सी, फाइनेंस कंपनी की 20 लाख और इसकी कितनी, 10 लाख। 20 लाख और 10 लाख। इसने आगे इसको दिया पेरेंट को 8% पे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें कॉस्ट लेनी है पूरे की सबकी ग्रुप की। अब ये सारा ग्रुप एक ही है, तो 10 लाख का 7% एक तो इसने बोरो किया और इसने 20 लाख 7% पे बोरो किया। खर्चे क्या है, इसी का ही है क्वालिफाइंग एसेट, 15 40। लेकिन वो कितना मानना पड़ेगा, 14 लाख। ठीक है। और दूसरा इसके है कितने के, 10 लाख। अब ये 10 लाख क्या है, ये वाले नहीं है, ये कोई और है। मैंने पहले गलत बोल दिया कि इसको बेचा, ज्यादा होता तो ये 14 होता ना, फिर यही वाला होता तो इसको कितना होता, 14 वाला। तो इसके, इसने इसको तो क्वालिफाइंग एसेट माना ही नहीं है जो इसको ट्रांसफर किया। इसने कोई और 10 लाख क्या किए क्वालिफाइंग एसेट्स पर। तो एक्सपेंडिचर क्या है, 14 लाख, ये 14 मानूंगा, ग्रुप है तो सब कॉस्ट पर आएगा। और 10 लाख, तो कितना हो गया, 14 और 10 24 लाख। पक्का, इसको 14 बना देंगे। और कैपिटलाइजेशन रेट कितनी है, 10%, क्योंकि दोनों की 7%, क्योंकि इसकी भी 7 है और इसकी भी 7 है। तो वेटेड एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्या आएगी 7 की। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर कितने हुए, 24 लाख। पक्का। और टोटल बोरिंग्स कितनी होगी ग्रुप की, 30 लाख। तो 30 लाख का 7% कितना आ गया, 210। लेकिन अब 30 लाख की बोरिंग है और एसेट पर एक्सपेंडिचर कितने हैं, 24 ही है। तो भले ही बोरिंग है, अब ये जनरल बोरिंग है और कामों में भी लगी होगी, तो 24 लाख के हिसाब से कैपिटलाइज होगा। 30 लाख का 7 मत कर देना, 24 लाख का 7%। पक्का। हाँ बच्चों, अब हमें क्या सीखना है, फॉरेन एक्सचेंज। मैंने आपसे बोरिंग कॉस्ट में क्या बात करी थी, बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट, AIR से हो गया, ये हो गया। अब किसी बात करनी है एक्सचेंज डिफरेंस की। ABC लिमिटेड ने $20,000 का क्या लिया लोन, 5% से, इंडिया से बाहर। 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में एक्सचेंज रेट कितने की है, 45, और एंड में कितनी है, 48। एंड में कितनी है, 48। कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट जो हम क्या लेते हैं, इंडिया में लेते हैं, तो हमें किस रेट पे पड़ता है, 11%। हमने बाहर कितने परसेंट पर लोन ले लिया, 5। इंडिया में लेते तो कितने का पड़ता है, 11%। ठीक है। कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब मुझे बताओ, बाहर लिया हमने तो लोन, तो हमारा लगा कितने, $20,000। वो इंटरेस्ट किस में मांगेगा, डॉलर में। तो 20,000 इंटू 5% डॉलर में। और जब ये डॉलर का इंटरेस्ट दे रहा हूँ तब मैं कब दूंगा, एंड में। लोन यहाँ लिया है, इंटरेस्ट तो लास्ट में चुकाऊंगा, तो किस रेट से कन्वर्ट करूंगा, 48। तो 20,000 इंटू 5% इंटू 48। तो ये बोरिंग कॉस्ट लगी। और दूसरा मुझे क्या महंगा पड़ा, मान लो $1 का लोन लिया होता, तो लिया तब रेट कितनी थी, 45। वापस वही $1 प्रिंसिपल चुकाऊंगा तो रेट कितनी होगी, 48। तो RBI से वो $1 बाहर से लाया, RBI को दिया, उसने मुझे 45 दे दिया। अब वापस $1 उसका चुकाने का टाइम आया, तो मैं कहा RBI उसको $1 दे दे, तो उसने मुझसे फिर कितना लिया, 48। तो ₹3 पर डॉलर ये भी लग गया मेरा। तो कितने रुपए महंगा हो गया, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी 20,000 इंटू 6। तो बाहर मुझे बोरिंग की वजह से ये कॉस्ट पड़ गई, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा ये। अब इंडिया में ही बोरो करता तो क्या होता, बोरो तो इस दिन के, तो इस दिन इंडिया में देता तो कितने रुपए मिले हैं मुझे, 20 बोरिंग से मिले कितने, 20,000 इंटू 45 या 28, 48, 45। तो मुझे 20,000 इंटू 45 इंडिया में ही ले लेता तो कितने का पड़ता, इस 11% का पड़ता, तो 99 लगता। तो बाहर खाली बोरिंग कॉस्ट ये नहीं लगी, ये भी तो लग गई, ये नहीं लगी, खाली क्या लगी, ये भी तो लगी। तो पहले तो देख लो बार कितने का पड़ा। तो बार वाले दो जोड़ने, पहला डॉलर में इंटरेस्ट निकालना और उसको क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर देना। लिख लो अगर आपके पास बुक है तो, उसको किससे कन्वर्ट कर देना, क्लोजिंग। और दूसरा डॉलर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। पक्का, समझ गए।
तो दो कॉस्ट पड़ गई 48 और 60। इंडिया में लेते तो क्या करते हैं ओपनिंग रेट्स, तो यहाँ तीन जगह रेट काम आई है। यहाँ कौन एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग इंटरेस्ट कन्वर्ट करने में, क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, और इंडिया वाले में ओपनिंग, फिर इंडिया वाली रेट 99,000। अब आप बताओ कि 48 और 60 और इंडिया में कितने का पड़ता, 99। अरे बस 48 इंटरेस्ट बढ़ गया, 60 क्या बढ़ गया इंक्रीजिंग लाइबिलिटी बढ़ गई, और इंडिया में कितना पड़ता 99। तो अब ये तो बोरिंग कॉस्ट है ही, ये तो इंटरेस्ट ही है। अब इसका भी एक पार्ट बोरिंग कॉस्ट मानेगा। एक इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी होती है, वो कहती है अगर दो देशों की एक्सचेंज रेट जैसे बाहर 5% है और इंडिया में कितना है 11, तो अगर ऐसा होता तो लोग काम ही ना करते, वहां से 5% पर ले लेते और यहाँ क्या करते 11 पे दे देते। तो इस ये पक्का ही था कि एक्सचेंज लाइबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। और एक्सचेंज रेट पैरिटी थ्योरी क्या कहती है, अगर बाकी बातों का इंपैक्ट नहीं पड़ता तो इसके अंदर इंटरेस्ट की वजह से पता है कितना बढ़ता 41, क्योंकि अगर इंडिया में 99 की बढ़ती है तो बाहर भी 99 की बढ़ जाती है। बाकी एक्स्ट्रा किसका पड़ा है, बाकी बातों का भी तो इम्पैक्ट पड़ा है, खाली इंटरेस्ट का इम्पैक्ट थोड़ी पड़ता है। तो ये कहता है कि 99 में से 48 हटा दो, कितने बच गए 41। तो ये जो लाइबिलिटी बढ़ी है इसमें से 41 तो किसकी वजह से है, बोलो इंटरेस्ट की वजह से। तो इसको भी क्या मानो बोरिंग कॉस्ट। अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज कर दो, नहीं तो वो भी पीएनएल में। लेकिन क्या करना होगा, पहले इंडिया वाली निकाल लो एक साइड में और एक साइड में ये दोनों निकाल लो। अब पहले इसको यहाँ अप्लाई कर लो, कितना हो गया 48 और ये कितना आ गया 60। तो इसमें से 41 क्या है बोरिंग कॉस्ट। अरे यार 51 आता है, पहले क्यों नहीं बोलते थे, समझ गए। तो 51 क्या है बोरिंग कॉस्ट और 9000 क्या है एक्सचेंज डिफरेंस। इंडेस 21 लगेगा उस पर, इंडेस 21, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वाला, पक्का। हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हरीश लिंक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कर रही है, 4 फेज में कंप्लीट होगा। फुल बिल्डिंग तो कई सालों में कंप्लीट होगी, लेकिन फेज 1 और 2 क्या हो जाएगा ऑपरेशनल हो जाएगा जैसे ही आप काम कर देंगे। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ वर्क डन ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, के कुछ कैश में खर्चे हुए, कुछ बिल्डिंग परचेज कर ली, तो टोटल एक्सपेंडिचर इतने इतने के हुए चारों प्रोजेक्ट्स। लोन टेकन 15% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 200 lakhs। तो सर 221 कैसे करती है, अपने पैसे से भी करेंगे, सारे मेरे जैसे गरीब थोड़ी है लोन से करेंगे। तो 21 क्या है इन्होंने अपने से किए। आफ्टर टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द मिड याद रख लेना ऑफ करंट ईयर, फेज 1 और फेज 2 क्या होगी ऑपरेशनल। तो फेज 1 और 2 का कैपिटलाइजेशन मिड तक का ही करना है। अब पढ़ेंगे थियरी में, इस सीज कब कर देना कैपिटलाइजेशन, जब वो काम क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। तो फेज 1 और 2 को क्या होगा कंप्लीट हो गया। अब आप बताओ कि टोटल एक्सपेंडिचर कितने कैपिटलाइज करने हैं। तो बताओ इंटरेस्ट कितना लगा 200 का 15%, नो वरीज 30 lakhs। अब रेशो निकाल लिया फेज 1 और 2 का और 3 और 4 का, ठीक है। इस रेशो में किसको बांट दिया इंटरेस्ट को, कहाँ गया 30 lakhs का क्या लगा इंटरेस्ट डिवाइड में टोटल फेज 1 2 3 4 और मल्टीप्लाइड में 1 2 1 2 3 4 और 3 4। 1 2 का इतना है 3 4 का इतना है, 3 4 कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा। तो ये तो पूरा ही क्या होगा कैपिटलाइज्ड, और 1 2 का क्या होगा आधा कैपिटलाइज। तो इसका क्या कर दिया आधा, आधा क्यों कर दिया मिड तक का तो करना ही। तो 1 2 का इतना लगा है जिसमें से मिडल में कंप्लीट हो गया, तो इंटरेस्ट तो लगा है भले ही आगे का, लेकिन कैपिटलाइजेशन कब तक का होगा आधा। अब ये आधा भी 1 पार्ट का और सेकंड पार्ट का कितना कितना है, तो इस आधे को क्या कर लिया इसने 1 और सेकंड के एक्सपेंस के रेशियो में बांट के बता दिया। फर्स्ट पार्ट इतना है, सेकंड मान लो कि इस ये अलग एसेट रिकॉर्ड है, ये अलग एसेट रिकॉर्ड है, तो ये इसमें कितना कितना जुड़ेगा इस रेशियो में, ठीक है, पक्का 3 4 का पूरा ही क्या होगा कैपिटलाइज।